नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 5th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स से स्टडी करा रही थी। उस केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक स्टडी करेंगे। फिफ्थ यूनिट स्टडी कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहले मैं आपको फैक्टर्स बता देती हूं, कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर है concentration of reactant। तीसरा है टेम्परेचर इफेक्ट। चौथा इफेक्ट है pH of the medium। पांचवा है नेचर ऑफ द मीडियम। सिक्स पॉइंट है प्रेशर। सेवंथ पॉइंट है कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स। एट्थ पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये पॉइंट हम स्टडी करेंगे। और लास्ट इफेक्ट पढ़ेंगे हम रेडिएशन इफेक्ट। एक एक करके हम इन सबको डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरीके से रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। चलो हम सबसे पहले फैक्टर स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पे किस तरीके से रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। देखो, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शंस में क्या होगा, रिएक्शन जब भी प्रोसीड होगी तो न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि जो ओल्ड बॉन्ड हैं वो यदि आसानी से ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड भी आसानी से फॉर्म हो गए तो रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट होगा। मीन्स रिएक्शन का रेट जो है
वो किस बात पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इन बॉन्ड के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन द बॉन्ड नेचर। बॉन्ड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है कि जो आयनिक बॉन्ड हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, आयंस की फॉर्म में रहते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर किस फॉर्म में रहते हैं? आयंस की फॉर्म में रहते हैं। तो जो आयनिक रिएक्शंस होंगी, क्या कह रही हूं मैं? जो आयनिक रिएक्शंस होंगी वो रिएक्शंस तो कैसी होंगी? फास्ट रिएक्शंस होंगी। कैसी होंगी? फास्ट रिएक्शंस होंगी। जैसे आप लोगों ने रेडिकल्स निकाले होंगे, जिसमें आपने क्लोराइड का एक टेस्ट लगाते हो, उसमें आप AgNO3 डालते हो, Cl- वहां पे प्रेजेंट होता है और आप ये कहते हो कि AgNO3 Cl- के साथ रिएक्शन करता है और AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। यही फॉर्म है। रिएक्शन कितनी फास्ट हो जाती है कि आप जैसे ही टेस्ट ट्यूब में डालते हो रिएक्शन कंप्लीट प्रोसीड हो जाती है। तो आयनिक रिएक्शंस कैसी होंगी? आयनिक रिएक्शंस या कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट है वहां पे। आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्टेंट हो, आयनिक रिएक्टेंट हो या फ्री रेडिकल रिएक्टेंट हो, तो रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी। रिएक्शंस कैसी होंगी? फास्ट रिएक्शंस होगी। लेकिन यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो रिएक्शन का रेट जो है वो कैसा होगा? स्लो होगा। मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट में, मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट में जो रिएक्शन है वो स्लो स्पीड से रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है। हम ये जनरली ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होंगी? स्लो रिएक्शंस होती हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो कैसी होती हैं? स्लो होती हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड कौन आसानी से ब्रेक हो रहा है, रिएक्शन का रेट तभी फास्ट होगा। हमें ये पता है कि आयनिक जो बॉन्ड हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। आयनिक जो नॉर्मली रिएक्टेंट है वो आयनाइज्ड फॉर्म में ही होते हैं। तो जो आयनिक या फ्री रेडिकल फॉर्म में रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो रिएक्शन रेट क्या होगा? फास्ट होगा। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्टेंट प्रेजेंट है वहां पे रिएक्शन का रेट कैसा होगा? स्लो होगा। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में होने वाले कोलोजन्स के नंबर पे। पर सेकंड कितने कोलोजन्स हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कोलोजन किस बात पे डिपेंड करेंगे? रिएक्टेंट, जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उनमें कोलोजन उतना ही ज्यादा होगा। मीन्स किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा? मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी,
काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्या कहा था, गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलोजन होता है, और जितना ज्यादा कोलोजन होगा प्रोडक्ट फॉर्म उतनी ही ज्यादा, मीन्स रिएक्टेंट जो है वो उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे भी वही बात है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोलोजन्स between reactant molecules per unit time, पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ कोलोजन्स हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, रेट ऑफ रिएक्शंस उतना ही ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ कोलोजन्स अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ कोलोजन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस बढ़ाने पे कोलोजन ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे हम भीड़ बढ़ती है तो आपस में टक्कर बढ़ जाती है, भीड़ कम होगी तो टक्कर कम होगी, वही नियम यहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उनके बीच कोलोजन बढ़ जाएंगे, और कोलोजन पर सेकेंड कोलोजन्स का नंबर बढ़ने पे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा है रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट, रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के। जैसे हम बात करें, एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 प्लस से 2HI बना, मैंने ये कहा कि H2 की कंसंट्रेशंस मैंने डबल कर दी, क्या किया मैंने, H2 की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि H2 और I2 के बीच कोलोजन नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, H2 ज्यादा बढ़ जाएंगे, H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इस I2 को H2 को ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा H2 मिलेंगे I2 को तो कोलोजन नंबर बढ़ेगा, कोलोजन नंबर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, तो कंसंट्रेशंस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशंस इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। थर्ड है टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जनरली रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है टेम्परेचर इफेक्ट। जनरली वर्ड मैंने इसलिए लगाया है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर अधिकांश रिएक्शंस का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ increase temperature. Every 10 degree centigrade temperature increase, then rate of reaction increase double
या ट्रिपल, या तो डबल बढ़ जाता है या ट्रिपल इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम बात करें T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे KT था रेट कांस्टेंट, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे KT प्लस 10 है, तो KT प्लस 10 अपॉन KT इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 टाइम्स होती है, और ये कहलाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस के रेट कांस्टेंट का रेशो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस के रेट कांस्टेंट का जो रेशो है ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी डिटेल्ड स्टडी हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 2 या 3 टाइम्स होती है। क्लियर, यहाँ पे 2 या 3 होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की। कुछ रिएक्शंस का रेट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो जाता है। जैसे हम बात करें NO प्लस O2 से 2NO2 बना, इन रिएक्शंस का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिक्रीज होता है विद इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगी तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड क्या था, टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स। कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स क्या है, एक्सटर्नल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं लेकिन रिएक्शन में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं या इनहिबिटर्स कहलाते हैं। कैटलिस्ट वो एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, और इनहिबिटर्स वो एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं। क्या कहा मैंने, फोर्थ पॉइंट है आपका कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स। कैटलिस्ट तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है और इनहिबिटर्स रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है। वो एक्सटर्नल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। वो एक्सटर्नल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन खुद उसमें किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या कहलाएंगे, कैटलिस्ट कहलाएंगे, और जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेंगे क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल सब्सटेंस, इनहिबिटर्स कहलाएंगे। ये एक्सटर्नल सब्सटेंस रिएक्शंस में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बल्कि रिएक्शंस के लिए अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज हो जाता है। क्या कहा मैंने, कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स जो है वो रिएक्शन के रेट को चेंज किस तरीके से करते हैं, ये रिएक्शन को अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाते हैं जिससे रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर यहां तक। फोर्थ के बाद अब आता है फिफ्थ फैक्टर, pH of the medium। pH of medium, जो रिएक्शंस एक्वस सॉल्यूशन में होती हैं, कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। एक्वस
एक्वस मीडियम में रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। रिएक्शन प्रोसीड इन एक्वस मीडियम, वो डिपेंड करती हैं मीडियम के पीएच पे। देन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन पीएच ऑफ द मीडियम। कुछ रिएक्शंस जो हैं पीएच ऑफ द मीडियम, कुछ रिएक्शंस प्रोसीड इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में होंगी, और कुछ रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं एसिडिक मीडियम में। तो यदि हम इन रिएक्शंस का पीएच, जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होती है, यदि उस रिएक्शन का पीएच इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, और जो बेसिक मीडियम में रिएक्शंस हो रही है उन रिएक्शंस का पीएच यदि मैं डिक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मैंने क्या कहा? इन रिएक्शंस का तो पीएच इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि आप किसकी तरफ मूव करवा रहे हो? पीएच इंक्रीज करने पे किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? बेसिक मीडियम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ये रिएक्शंस कौन से मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में हो रही है। और कुछ रिएक्शंस जो एसिडिक मीडियम में हो रही है, इन रिएक्शंस का हम जब पीएच इंक्रीज करते हैं, पीएच इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम इनकी एसिडिटी या इस मीडियम की एसिडिटी क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो मीडियम के पीएच जो है वो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ द मीडियम। देखो, हमने ये पढ़ा था लाइक मीन्स सोलवेंट और सोल्यूट दोनों सिमिलर होते हैं तो उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आयनिक सोल्यूट आयनिक सोलवेंट में इजीली, या कहें कि पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में इजीली डिसोल्व हो जाता है। और हमें पता है कि सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो मीडियम का नेचर जो है वो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। यदि हमारा रिएक्टेंट जो है वो पोलर हुआ तो मीडियम भी हमें कैसा लेना पड़ेगा? पोलर मीडियम होगा, तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। और यदि नॉन पोलर मीडियम हुआ तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट कैसा था? पोलर रिएक्टेंट था। पोलर या आयनिक रिएक्टेंट होगा तो मीडियम कैसा होना चाहिए? पोलर मीडियम होना चाहिए, तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। और यदि हमारा रिएक्टेंट नॉन पोलर हुआ, नॉन आयनिक हुआ, तो मीडियम कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर मीडियम होना चाहिए, तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो अगला क्या है? नेचर ऑफ द मीडियम। रिएक्शन का रेट जो है वो मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? आयनिक रिएक्टेंट का जो रेट है, आयनिक रिएक्टेंट की रिएक्शन का जो रेट है वो पोलर या आयनिक सोलवेंट, सोलवेंट हमारा ये मीडियम क्या है? सोलवेंट ही तो है। पोलर या आयनिक सोलवेंट में फास्ट रिएक्शन होंगी और नॉन आयनिक रिएक्टेंट की नॉन पोलर या नॉन आयनिक सॉल्वेंट में फास्ट रिएक्शन होगी।
जो रिएक्शन का रेट जो है कौन सी, आयनिक रिएक्शंस, जो आयनिक रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस का रेट डिपेंड करता है सोलवेंट प्रॉपर्टी। किस पे, सोलवेंट या मीडियम प्रॉपर्टी, एक ही बात है। मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। मीडियम की प्रॉपर्टी जैसे आयनिक स्ट्रेंथ, उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब आयनिक रिएक्शंस के रेट को इफेक्ट करते हैं। मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये सब क्या करेंगे, आयनिक रिएक्शंस के रेट को इफेक्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? नेचर ऑफ द मीडियम समझ में आ गया कि आयनिक रिएक्शंस होंगी, आयनिक रिएक्टेंट होंगे, तो उन रिएक्शंस का रेट जो है वो पोलर या आयनिक सॉल्वेंट में फास्ट होगा, और जो नॉन आयनिक रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस का रेट जो है वो नॉन पोलर या नॉन आयनिक सॉल्वेंट में फास्ट होगा। आयनिक रिएक्शंस का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है इस मीडियम की प्रॉपर्टी जैसे आयनिक स्ट्रेंथ और उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन इफेक्ट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शंस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है। ये रिएक्शंस डार्क जोन में नहीं होती हैं, इसीलिए डार्क जोन में इन रिएक्शंस का रेट बहुत ही स्लो होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में इन रिएक्शंस का रेट जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो नाइट के टाइम नहीं होती है, डार्क जोन में नहीं होती है। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। तो मैंने क्या कहा, अगला इफेक्ट क्या है, रेडिएशन इफेक्ट। बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होंगी, फोटोन की प्रेजेंस में, मींस सनलाइट की प्रेजेंस में, या इनके ऊपर कोई रेडिएशंस डालेंगे तो ही रिएक्शन होंगी, ये विदाउट रेडिएशंस ये रिएक्शंस नहीं होगी। तो सम रिएक्शंस proceed in the presence of फोटोन, फोटोन की प्रेजेंस में होती हैं ये रिएक्शंस, विदाउट फोटोन प्रोसीड नहीं होंगी। ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जो फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट फोटोन प्रोसीड नहीं होगी, नॉट प्रोसीड, या इन रिएक्शंस का रेट जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड से होगा। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस इन प्लांट क्या होता है, CO2 और H2O किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन बाहर रिमूव होगा। C6H12O6 प्लस O2 बाहर
रिमूव होगा। वैसे ही आप फोटोकेमिकल रिएक्शन देखते हो H2 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में, फोटोन की प्रेजेंस में 2HCl। ये रिएक्शंस फोटोन की प्रेजेंस में फास्ट स्पीड से होती है। किससे होती है, फास्ट स्पीड से होती है। यदि हम इस रिएक्शंस को विदाउट फोटोन की प्रेजेंस में कराते हैं तो इस रिएक्शंस का जो रेट है वो बहुत ही स्लो स्पीड से होगा। अब बात करते हैं प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। अगला इफेक्ट क्या है, प्रेशर। कुछ रिएक्शंस में प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये डिपेंड करता है ली चैटली प्रिंसिपल पे। प्रेशर जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ली चैटली प्रिंसिपल। कुछ रिएक्शंस में प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और कुछ रिएक्शंस में प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं किन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और किन का रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज करने पे। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, pressure of reactions, reactant भी reactions। देखो जिन रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट की वॉल्यूम या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स या रिएक्टेंट की वॉल्यूम से क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम, एक ही बात है। ये रिएक्टेंट से कम होते हैं, उन रिएक्शंस का प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। देखो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं इस पोजीशंस का। क्या है, H2 गैस स्टेट प्लस 3H2 गैस स्टेट, क्या बना 2NH3 गैस। देखो यहां पे कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल, और यहां पे कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल्स। मीन्स प्रोडक्ट का के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, किससे, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, 4 पार्टिकल्स, और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं, 2 पार्टिकल्स। तो इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यदि कंडीशन उल्टी होती, कंडीशन उल्टी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम किसका, प्रोडक्ट का, ये इंक्रीज होता किससे, नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम, एक ही बात है, रिएक्टेंट से। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाती। कंडीशन उल्टी हो जाती तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता। जैसे हम बात करें PCl5 की डिसोसिएशन की, ये PCl3 प्लस Cl2 में टूटेगा। तो देखो इधर कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2, 1 PCl5 का और 1 Cl2, 1 PCl3 का
और 1 Cl2 का। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? 2। और इस साइड कितने हैं? 1। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है किससे? रिएक्टेंट से। तो कौन सी कंडीशन होगी कि जब हम इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हम इस रिएक्शंस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसका वॉल्यूम या किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। क्लियर? और डिक्रीज भी हो सकता है। अब हम अगला इफेक्ट पढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, लास्ट। देखो, हमने ये देखा कि पाउडर्ड फॉर्म में जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स जो है उनका सरफेस एरिया कम होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बढ़ेगा, कांटेक्ट एरिया जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए जो पाउडर्ड फॉर्म में जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू जो बारीक पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट होती हैं, और जो क्रिस्टल्स फॉर्म में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या होंगी? कम होंगी। तो लास्ट क्या है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या है? जो हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होती है उन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का बढ़ेगा वहां पे कोलोजन साइड्स भी बढ़ती जाएंगी, और कोलोजन साइड्स बढ़ेंगी तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो जो पार्टिकल्स, जो रिएक्टेंट जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे, जितना पाउडर फॉर्म में होगा, उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। क्या कहा मैंने? रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं हम? बड़े जो रिएक्टेंट हैं, बड़े पार्टिकल्स जो हैं, उन पार्टिकल्स को हम छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका सरफेस एरिया क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को हमें इंक्रीज करना पड़ता है। ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। अब हम अगली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्डर लेंगे, और पहले मैं आप लोगों को ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में स्टडी कराऊंगी, और उसके बाद हम इन रिएक्शंस, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।